नमस्कार बच्चों, जय श्री राधे कृष्णा। बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। बच्चों, आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है और उसके जो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के, उनके फंक्शंस के बारे में भी पूछा जाता है कि उनके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं। और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके फंक्शन आपको पता होने ही चाहिए, वो इस डायग्राम के अलावा भी किसी न किसी क्वेश्चन में वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ह्यूमन आई का डायग्राम प्लस सभी के फंक्शन क्लियर है तो आप काफी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं इजीली। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन आई का डायग्राम बनाते कैसे हैं, उसके बाद उनके फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ह्यूमन आई का हम डायग्राम बनाते हैं। ड्राइंग पे आप मत जाना कि ज्यादा अच्छी क्यों नहीं बनी, कोशिश मेरी रहेगी कि ठीक ठीक बन जाए आपके समझने के हिसाब से। बाकी जो आप जितने भी अच्छे ड्राइंग वाले हैं वो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो आपका फ्रंट पार्ट है आई का जो फ्रंट पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसके जस्ट पीछे आपका होता है एक लिक्विड, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसके जस्ट पीछे आपका होता है एक होल को मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे डॉट 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 बना रहा हूं, ये होल होता है। और इस होल को हम बोलते हैं पपिल। क्या बोलते हैं होल को? पपिल। और होल के सराउंडिंग में जो ये एरिया है, होल के ये सराउंडिंग में जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं इरिस। इरिस, आइरिस, जो भी आप बोलना चाहें, इसको बोलते हैं इरिस। इसके जस्ट पीछे हमारी कुछ मसल्स होती हैं। ठीक है ना, कुछ मसल्स होती हैं इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं, दो मसल्स होते हैं, यहां पर और एक इधर साइड। ठीक है ना, ये मसल्स जो आपकी होती हैं इसको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सिलरी मसल्स। साथ साथ आप ये डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लें। मुझे पता है काफी में आप में से काफी बच्चों को आता होगा, बट एज अ रिवीजन आप लोग कर सकते हैं साथ में। ठीक है, ये आपके सिलरी मसल्स हो गई। इसी के यहां बीच में आपका होता है एक लेंस। क्या होता है बच्चों? लेंस होता है। इस लेंस को हम कहते हैं आई लेंस। इसके काफी सारे नाम होते हैं, आई लेंस नाम होता है, कन्वेक्स लेंस भी इसे बोलते हैं, और क्रिस्टलाइन लेंस भी इसे बोलते हैं, कई सारी चीजें बोलते हैं। मैंने आई लेंस यहां पर लिख दिया है बच्चों। ठीक है, अभी आपका आई लेंस हो गया। अब इसके जस्ट पीछे यहां पर एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का हम बोलते हैं विट्रेस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बच्चों? विट्रेस ह्यूमर। ये हो गया। इसके बाद अब क्या होता है बच्चों? इसके बाद आपकी होती है यहां पर रेटिना। सब के पार्ट के जितने भी पार्ट में लिख रहा हूं उनके फंक्शन अभी बताने वाला हूं आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक नर्व होती है जो ब्रेन से या कनेक्ट करती है, ब्रेन से कनेक्ट करती है। उस नर्व को हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिक नर्व्स। काफी सारे पार्ट और भी होते हैं इसके अलावा, लेकिन आपके 10th के जो बोर्ड है एग्जाम में बनाने के लिए
इतने पार्ट्स काफी हैं बच्चों, ठीक है। इतने पार्ट्स आपने अगर बना लिए तो आपके जितने भी नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। बायो पार्ट्स में और भी चीजें आ जाती हैं, इसमें काफी सारे ब्लाइंड स्पॉट वगैरह, लेकिन इतने पार्ट्स आपने अगर समझ लिए और बना लिए तो कंप्लीट है। अब एक एक करके इनके फंक्शन और समझ लेते हैं, ठीक है ना। आपको फंक्शन क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आपका आता है कॉर्निया। बच्चों कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया हमारी आंखों का सेफ्टी गार्ड होता है। जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? लेमिनेशन करते हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर लेमिनेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जिससे कि वो पानी से, धूप से, धूल से खराब ना हो जाए। इसी तरीके से नेचर ने, गॉड ने हमारी आंखों के ऊपर एक सेफ्टी गार्ड लगा के भेजा है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है अंदर से, अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से। बाहर जो डस्ट है, धूप है, धूल है, वो आंखों में आपके एंटर नहीं कर पाती है, बिकॉज यहां पर क्या लगी हुई है? कॉर्निया लगी हुई है, ठीक है। समझ गए? कॉर्निया के अंदर आपका है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बच्चों एक तरह का फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो आपकी आंखों को हेल्दी रखता है, ठीक है। न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और आपकी आंखों को अंदर से हेल्दी रखता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है आपका इरिस, इरिस एंड पपिल। ये आपका इरिस है और ये पपिल है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके पूछा ही जाता है। अगर आई डायग्राम के बारे में कोई भी फंक्शन पूछा जा रहा है तो इरिस पपिल या फिर ये लेंस, इन दो से रिलेटेड ही ज्यादातर पूछा जाता है। इरिस पपिल का बच्चों फंक्शन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों। जब भी हम लाइट में जाते हैं, जहां पर ज्यादा लाइट है, ज्यादा धूप है, तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो आंखें हैं वो छोटी हो जाती है, मतलब आप इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें बच्चों क्या हो रहा है कि जो इरिस होता है आपका, वो क्या करता है? पपिल को छोटा कर देता है। मतलब जो आपकी लाइट आंखों के अंदर एंटर होगी वो कम एंटर होगी, जिससे कि आपकी आंखें खराब ना हो जाए, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप धूप में जाते हैं, कहीं बाहर लाइट में जाते हैं, तो हमारी आंखों को अंदर, हमारे लेंस को, रेटिना को कम लाइट चाहिए होती है, जिससे कि ज्यादा आंखों के अंदर लाइट एंटर ना कर जाए। तो उस केस में हमारा हेल्प करता है इरिस। इरिस क्या करता है? पपिल के होल को छोटा कर देता है, जिससे कि ज्यादा लाइट अंदर नहीं आ पाती है और हमारी आंख खराब होने से बच जाती है बच्चों। और इन अपोजिट केस, जहां पर अंधेरा है, वहां पे हमारी आंखों को एक सफिशिएंट अमाउंट में लाइट चाहिए रेटिना पे अच्छे से इमेज बनाने के लिए। तो वहां पे क्या होता है बच्चों? वहां पे लाइट कम है, तो पपिल के अंदर से ज्यादा लाइट जब एंटर होगी तभी रेटिना पे अच्छी इमेज बनेगी, हमें क्लियर दिखाई देगा। तो उस केस में इरिस क्या करता है? पपिल के होल को बड़ा कर देता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर अंदर आ पाए, एंटर कर पाए और रेटिना पे अच्छी इमेज बन पाए, ठीक है। तो आपके धूप जहां पर है, जहां पे ज्यादा लाइट है, वहां पे पपिल का साइज है वो बड़ा हो जाता है, सॉरी छोटा हो जाता है, एंड अंधेरा होता है, वहां पे पपिल का साइज कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और ये पपिल का साइज जो कम और ज्यादा होता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? हमारा इरिस। समझ गए आप इरिस एंड पपिल का फंक्शन? ये ठीक है, एक तरीके से आपका लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है कौन? इरिस एंड पपिल। इसके जस्ट पीछे हमारा होता है आई लेंस, जिसको कंट्रोल करते हैं हमारे सिलरी मसल्स। जैसे पपिल के होल को कंट्रोल कर रहा है हमारा इरिस, इसी तरीके से आई लेंस को कंट्रोल कर रहा है हमारा सिलरी मसल्स। तो ये दो अगर आपने फंक्शन समझ लिए, इरिस पपिल के और आई लेंस सिलरी मसल के दो फंक्शन समझ लिए, तो आपका कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि यही पूछे जाते हैं। आपका कॉर्निया का या फिर एक्वस ह्यूमर का, विट्रियस ह्यूमर के फंक्शन नहीं पूछे जाते हैं ज्यादातर आपके, या फिर तो आई लेंस का पूछा जाएगा या फिर आपका इरिस पपिल का पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आई लेंस और सिलरी मसल्स क्या करते हैं आंखों के अंदर बच्चों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई लेंस का काम होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट जो भी आपकी
कि ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बन रही है उसको क्लियर बनाना, चाहे ऑब्जेक्ट आपका दूर रखा हो चाहे पास रखा हो। जब दूर रखा होता है ऑब्जेक्ट, तब भी आई लेंस को अपनी पावर को यूज करके, कन्वर्जिंग पावर को यूज करके इमेज रेटिना पे बनानी होती है। और जब ऑब्जेक्ट पास में आ जाता है तब भी आई लेंस को अपनी कन्वर्जिंग पावर को यूज करके इमेज रेटिना पे बनानी होती है। ठीक है, और दोनों ही केसेस में इमेज बनाने के लिए आई लेंस को अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनना, दूर की चीजों को और पास की चीजों को देखने के लिए आई लेंस को अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है, और फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए उसे क्या चेंज करना पड़ता है? अपना कर्वेचर चेंज करना पड़ता है। और जो आई लेंस का कर्वेचर चेंज होता है बच्चों, उसको चेंज करने में हेल्प करती है हमारी सिलरी मसल्स। आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करने में हेल्प करती है सिलरी मसल्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है हमारी आंखों से, ठीक है, आई लेंस के ऊपर प्रेशर कम होता है उसको कन्वर्ज करने का, मतलब पावर को कम यूज करना होता है। और पावर को जब कम यूज करना होता है तब हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इक्वल्स टू 1/f, मतलब पावर जितनी ज्यादा होगी फोकल लेंथ उतनी कम होगी, पढ़ा था ये। तो ऑब्जेक्ट जब आपका दूर रखा हुआ है, पावर हमें कम यूज करनी है उन रेस को कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाने के लिए, तो सीधी सी बात है भैया, फोकल लेंथ आपकी ज्यादा होनी चाहिए। और फोकल लेंथ बच्चों ज्यादा कब होगी? किसी भी लेंस की, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा कब होगी? जब उसका कर्वेचर बड़ा होगा। और कर्वेचर कब बड़ा हो सकता है? जब सिलरी मसल्स इस आई लेंस को स्ट्रेच करके खींच दें। जब सिलरी मसल्स आई लेंस को स्ट्रेच करके खींचती हैं तो फोकल लेंथ आपकी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है और पावर कम हो जाती है, जिससे कि हम दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हैं। दूसरे केस में जब ऑब्जेक्ट आपका पास में आ जाता है तब आई लेंस पे प्रेशर कम होता है रेस को कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाने का। सॉरी, प्रेशर ज्यादा होता है। जब ऑब्जेक्ट पास में आता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, पावर ज्यादा यूज करनी पड़ती है कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाने के लिए। तो पावर ज्यादा अगर यूज करनी पड़ेगी तो फोकल लेंथ बच्चों क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ कम हो जाएगी। और फोकल लेंथ कम कब हो सकती है किसी भी आई लेंस की? बताओ बच्चों, जब सिलरी मसल्स आई लेंस को क्या कर दे? कंप्रेस करके दबा दे। कंप्रेस करके जैसे ही आई लेंस आपका दबता है वैसे ही कर्वेचर छोटा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है और पावर बढ़ जाती है, क्योंकि पावर आपका उल्टी होती है फोकल लेंथ से। पावर इक्वल टू 1/f, मतलब जब आपकी पावर ज्यादा यूज होगी तो फोकल लेंथ अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं रिवाइज करा रहा हूं इसी टॉपिक को। जब ऑब्जेक्ट दूर होगा, सिलरी मसल्स लेंस को स्ट्रेच करके उसको पतला कर देंगी और कर्वेचर बड़ा हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट पास में आएगा तब सिलरी मसल्स लेंस को दबा के मोटा कर देंगी, जिससे कि कर्वेचर छोटा हो जाएगा। ठीक है, और कर्वेचर पतला और मोटा होने से क्या हो रहा है? कर्वेचर जब पतला होगा फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम, और जब लेंस को दबाया गया तब क्या हो रहा है? फोकल लेंथ कम और पावर ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो कहने की बात यह है कि आपका जो सिलरी मसल्स है वो हेल्प कर रही हैं आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करने में, जिससे कि हम पास की चीजों को और दूर की चीजों को क्लियर देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर सिलरी मसल्स ना होती तो लेंस का कर्वेचर चेंज ना होता, और लेंस का कर्वेचर चेंज ना होता तो हम पास की चीजों को और दूर की चीजों को क्लियर ना देख पाते बच्चों। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका विट्रियस ह्यूमर बचता है, तो ये भी एक तरीके का फ्लूइड होता है जो आपके आई हेल्थ के लिए जरूरी है। एक तरीके का फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप का चिपचिपा सा पदार्थ होता है, तो ये होता है आपका। उसके बाद आपकी होती है रेटिना। रेटिना पे आपको पता ही है क्या होता है, रेटिना पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम कोई पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर जहां से मूवी आ रही है हम वहां से नहीं देखते हैं,
जिस स्क्रीन पे पिक्चर की लाइट पड़ रही है हम वहां पर पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं। इसी तरीके से हमारी जब तक रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगी बच्चों? रेटिना पे होगी, ठीक है ना। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है आपकी इन्वर्टेड, उल्टी, लेकिन हम उसको देखते हैं सीधा, क्योंकि हमारा माइंड उसको सीधा कर देता है। क्योंकि छोटे से हम लोग उल्टी इमेज को सीधा करते आए हैं, तो माइंड इस बात को जानता है कि इमेज को सीधा करना है। इसके बाद ये जो इमेज फॉर्मेशन हुई है, इसके सिग्नल हमारा माइंड तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक ये ऑप्टिक नर्व्स इन सिग्नल्स को ले जाके कहां तक नहीं पहुंचा देती? ब्रेन तक नहीं पहुंचा देती, हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचा देती। इस रेटिना पे जो आपकी इमेज बनी है उसके सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहां तक पहुंचते हैं? ब्रेन तक। और ब्रेन समझता है कि हाँ ये चीज हमने देखी है, और फिर क्या एक्शन करना है वो हमारे बॉडी को उसके लिए अलाउ करता है, ठीक है ना। प्रोसेस समझ रहे हैं आप? मैं पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जैसे भी चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट देखा, उसकी लाइट सबसे पहले आपकी पड़ती है कॉर्निया पे। कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ भी है, तो वो कॉर्निया उसको रोक देगी। उसके बाद वो लाइट अंदर एंटर होती हुई एक्वस ह्यूमर से होती हुई अंदर आती है, और अगर वहां पर लाइट आपकी ज्यादा है तो क्या होगा? इरेस पपिल के साइज को छोटा करेगा, तो अच्छी लाइट, ठीक ठाक लाइट अंदर आएगी जितनी जरूरत है। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा हुआ है, तो सिलरी मसल्स क्या करेगी? लेंस को स्ट्रेच करके खींच देगी, जिससे कि फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो पावर कम यूज करनी पड़ती है लेंस को, तो सिलरी मसल्स क्या करेगी? लेंस को खींचेगी, पावर कम हो जाएगी। उसके बाद अच्छे से कन्वर्ज होकर लाइट आपकी यहां से होती हुई रेटिना पे पड़ेगी। रेटिना पे आपकी अच्छी सी इमेज बन जाएगी। इमेज बनने के बाद हमारा माइंड उसको अभी नहीं पढ़ पा रहा है, उसके बाद क्या होगा? रेटिना ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाएगी। ब्रेन समझ जाएगा कि क्या चीज हुई है, और फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मैंने पूरा ये आई डायग्राम आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेधड़क कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जैसे भी आप चाहे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बस, ठीक है बच्चों। जय श्री राधे कृष्णा।